नमस्कार बच्चों, क्या हालचाल है। स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। आज के सेशन का एजेंडा क्या है, सबसे पहले तो वहीं आ जाते हैं। चलिए, और आज का सेशन शुरुआत करने से पहले आइए एक छोटी सी स्टोरी पहले बात करते हैं। भाई, मैंने शायद पहले भी आपसे जिक्र किया है। भाई साहब, एक राजा साहब थे। उन्होंने देखा कि उनके राज्य में एक बहुत ही कामयाब, सुप्रसिद्ध और अचीवर बैठा है। उन्होंने कहा, भाई आपने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, आइए आपको कुछ इनाम देते हैं। अब उन्होंने उस समझदार इंसान को इनाम देने के लिए कहा कि सुबह सुबह बेटा, जब सूर्योदय हो रहा हो, सनराइज हो रहा हो, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप आ जाइए, आपको इनाम दिया जाएगा। और सुबह सुबह उन्होंने उसको बुलाया, वो सनराइज के टाइम पे पहुंच गए। और उन्होंने कहा, देखो सामने जितना भी ग्राउंड है ना, ये सब आपके लिए खुला है। आप दौड़िए, जितना दौड़ सकते हैं, दौड़ के जितना आप कवर कर सकते हैं, वो सारा जमीन आपका दे देंगे हम। एक छोटा सा शर्त है, और वो ये है कि भाई आपके हाथ में एक फ्लैग होगा, और उस फ्लैग को आप जिस जगह जाकर गाड़ देंगे वहां तक की जमीन आपकी। बट शर्त ये है कि सनसेट से पहले वापस इसी पॉइंट पे आना है। अच्छी बात थी। उस इंसान ने दौड़ना शुरू कर दिया, दौड़ता गया, दौड़ता गया, दौड़ता गया, दौड़ता गया। और ले लूं भैया, और जमीन पे कब्जा कर लूं, और अपने हाथ में ले लूं। दौड़ते दौड़ते ये बोल गया, भैया वापस भी जाना है। बाद में ध्यान आया, पूरी स्पीड से दौड़ना शुरू करा। लेकिन अब तो वक्त गुजर चुका था। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हुए बच्चे या बोर्ड की तैयारी करते हुए बच्चे यही गलती करते हैं। मैं और समेट लूं, मैं और सिलेबस पूरा कर लूं, मैं और चीज कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं ये वाला टॉपिक भी कर लूं, मैं ये वाला टॉपिक भी कर लूं। मेरे भाई, अपने आप को एसेस करो। जो चल रहा है पहले उस पर पूरा फोकस करो। वापस उसी पॉइंट पे आना है, यानी रिवाइज जरूर करना है। तो अगर आप कोई चीज करते हो और जल्दीबाजी में, हबड़ तबड़ में करते हो कि नहीं भैया मेरे से क्यों नहीं हो रहा, मैं तो फटाफट कर सकता हूं। अरे भाई साहब, चीजें आराम से, बढ़िया तरीके से करो, रादर देन अधपकी चीजें। आधी अधूरी सी बात मत करो। फिर वही चीज कह रहे हैं। अभी मैं देख रहा था आज ग्रुप में भी कि सर, गौरव सर आप जो है बोर्ड का ही पढ़ाइए, आप जेई वगैरह के लिए तो और भी बैचेस हैं। अरे भाई साहब, एक बात बताओ, केमिस्ट्री में कहाँ पर डिफरेंशिएशन है। आज का टॉपिक जब बताएंगे तो उसमें हम बताएंगे बेटा रेट कांस्टेंट निकालना। अब उस पर क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और वही क्वेश्चन जेई मेंस में भी आता है। थोड़ा उसमें तरीके का पूछने का अंतर आ जाता है। पता है यही विडंबना है, क्यों बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, यही रीजन है। सबको लगता है कि एनसीईआरटी केमिस्ट्री अलग है और कंपटीशन की केमिस्ट्री अलग है। अरे भाई साहब, ये कैसे हो सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, इन सब के अंदर आपसे एक सवाल किया जाएगा और उस सवाल का आप आंसर लिखेंगे। और कंपटीशन टेस्ट में समहाउ ऐसा होता है कि एक आंसर लिख दिया जाता है और आपसे कहा जाता है इसका सबसे सटीक क्वेश्चन क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछने में अंतर है। वो बेवकूफ मत बनो कि भाई उसका अलग है, इसका अलग है, तो इसका अलग तैयारी होगी, इसकी अलग तैयारी होगी। वंस अ टॉपर इज ऑलवेज अ टॉपर। ऐसा कभी नहीं होता कि जिसके बोर्ड में 70 आते हैं वो आईआईटी में रैंक 1 निकाल लेता है। ठीक है, जो टॉपर है वो बेटा वहां भी निकालेगा, यहां भी निकालेगा, क्योंकि कंसेप्चुअली वो स्ट्रांग है, उसको पता है उसे क्या करना है। आपकी तरह नहीं लपेट रहा कि ला भाई ये भी लपेट लूं, ये भी। उसमें फंस जाओगे भाई साहब। क्लियर है। आराम आराम से चलो, कोई जल्दीबाजी अभी नहीं है। आज भी 7 दिसंबर है। ऑर्गेनिक में काइनेटिक्स के बाद शुरू कर रहा हूं। मैंने पहले ही कहा था आपसे कि भाई पहले 4 चैप्टर फर्स्ट बुक के और पहले 4 चैप्टर सेकंड बुक के केमिस्ट्री का 12th का यही तो सिलेबस है। और अगर मैं इसको जेई और मेंस के साथ भी बीच में पढ़ा रहा हूं और आपको वो नहीं देखना, तो बेटा पहले 2 लेक्चर देखो, चलते बनो, आराम से एंजॉय करो, क्या दिक्कत है। बोर्ड की तैयारी तो उसी में हो जाती है। और बोर्ड की अगर बहुत ही टेंशन है, भयंकर टेंशन है, तो कोई वैसे टेंशन जरूरत नहीं बेटा। लास्ट 5 to 10 ईयर्स के पेपर के क्वेश्चन आपसे यहाँ डिस्कस भी करूंगा, मैं कर भी रहा हूँ क्लास में। उसी में से पेपर आना है, फिक्स है। मैंने उस दिन बताया भी था ब्लूप्रिंट फिजिकल से क्या आ रहा है। तो ऐसे परेशान मत हो, आराम से चलो, चीजों को ध्यान से समझ के करो।
आप ही के लिए हम ये चीज कर रहे हैं। तो अब आज का जो टॉपिक है वो पहला है सूडो ऑर्डर रिएक्शन। सूडो माने क्या होता है भाई? भाई सूडो माने जैसे मैंने सॉलिड स्टेट में समझाया ट्रू सॉलिड और झूठे सॉलिड, तो ऐसे सूडो माने सूडो ऑर्डर, यानी ऑर्डर कुछ और है, लग कुछ और रहा था। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वैसे तो बेसिकली सारा बता ही चुका हूं उसके अंदर, लेकिन आज मैं बता दूंगा थोड़ा सा ग्राफिकली फर्स्ट सेकंड जीरो को कैसे समझोगे। बहुत बड़े बड़े ग्राफ की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल जो आता है उसकी बात कर लो। एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ये जो टॉपिक है बेटा, यही सवाल अगर मैं आपसे कहूँ तो ये सीबीएसई में भी आ गया और ये जेई मेंस और उसमें भी आ गया, नीट में भी, तो क्या दिक्कत क्या है? आराम से करते चलो। तो आइए पहले अपना बोर्ड पे ये चीज स्क्रीन जरा सेट कर लूँ। हाँ, सेट हो गई। चलिए, तो सबसे पहला लेते हैं आज का सूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो बेटा विचलित मत हो जाओ, बार बार मैं देख रहा हूं काफी बच्चे विचलित हो जाते हैं। अरे भैया, चाहे कोविड का दौर हो, चाहे कुछ भी हो, वो लिखा होता ना बच्चों, मैंने अभी हाल ही में दिल्ली गया था, तो वहां लिखा हुआ था अर्थक्वेक बहुत आने के चांस होते हैं। तो वहां लिखा हुआ था कि लोग भूकंप से नहीं मरते हैं ना, लोग मरते हैं कमजोर इमारतों से। कोविड का वायरस आपको नहीं मार रहा। इंसान कैसे मर रहा है? अपनी ही कोमॉर्बिडिटीज, यानी वो जो ढांचा कमजोर है उसकी वजह से। कंपटीशन टेस्ट में ऐसा नहीं है कि पेपर ऐसा बनाया गया है कि आपको रिजेक्ट ही करना है। आप रिजेक्ट होते हैं अपने कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से, जल्दीबाजी मचाने की वजह से। तो फैसला आपका है बेटा। दो ही तरीके हैं, या तो आप अपने हिसाब से करवा लो, वैसे कर लूंगा मैं, और या आप मेरे हिसाब से चल लो। अब आपको लगता है कि भाई आपका हिसाब बहुत अच्छा है, उसी से मिलेगा, तो वैसे चल लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपने हिसाब से जो मैं करवा रहा हूं, तो मैं नियर अबाउट अपने इतने वास्ट 15 ईयर्स के ऊपर के एक्सपीरियंस को कंट्रीब्यूट करके फिर बना रहा हूं। और आपके हिसाब से जो आप चाहें ले लो बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब आ जाओ सूडो ऑर्डर रिएक्शन। अब इसमें पॉइंट वाइज लिखते चलो चीजें कैसी हैं। नंबर 1 पॉइंट क्या है? देखो, सूडो मैंने आपसे कहा ऑर्डर कुछ और था, लग कुछ और रहा था, सूडो हो गया। तो लिख लो इस पॉइंट को, रिएक्शन whose actual order is different from that expected from the rate law expressions। ऐसा कैसे हो सकता है? आइए जानते हैं। भाई एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे अगर हम एस्टर ले लेते हैं। अब एस्टर के ऊपर विचार मैंने पहले भी आपके साथ लिया, एस्टर होता क्या है। तो आइए इसी को ले लेते हैं, इसी टॉपिक को जरा पहले अच्छे तरीके से समझते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। मैंने पहले भी कहा ये ऑर्गेनिक का भी है और ये यहां भी है, कोई ऐसी परेशानी नहीं। चलिए, अब एस्टर भाई लोगों क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, ऑलरेडी समझा चुका हूं, तो उसको मस्ती से ऐसे लिख लो। आर माने कोई भी ग्रुप और लगा लो, ये मिथाइल लगा दिया। अब यहां पर आपने डाल दिया H2O, और भैया ये ROH प्लस CH3 COOH में टूट गया बहुत आसानी से। अगर मुद्दे की बात समझोगे तो क्या है दोस्तों, एस्टर एक अनहाइड्रस फॉर्म है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का। देखो, कहानी तो ऑर्गेनिक में भी पानी के इर्द गिर्द बहुत घूमेगी। ये बात दीगर है, ये बात अलग है कि हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, हाँ जी, बट इंपैक्ट तो होता है। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड जैसे कि अल्कोहल की अगर बात कर लूं, तो वो तो वाटर में सॉल्युबिलिटी भी दिखाता है। अब आप उसके कई रीजन बना देते हैं कि भाई एच बॉन्डिंग है, ये है, वो है, बट है तो सही।
और जैसा मैंने आपसे कहा ऑर्गेनिक भी आने वाली है, तो बेटा वहां भी समझ में आएगा ऑल रिएक्शंस आर एसिड बेस्ड रिएक्शंस। चलते चलो बच्चों, घबराओ मत। मैंने बार बार कहा भरोसा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दवाई तब तक असर नहीं करती जब तक पेशेंट ये नहीं मानता कि हाँ मुझको ये दवाई ठीक कर देगी। तो ठीक दवाई नहीं करती, ठीक आप होते हो, ये ध्यान रखो। यहां पर अगर हम देखें तो दो चीजें थी, एक था हमारे पास ये एस्टर और एक था हमारे पास पानी। तो हमें लगा कि भाई साहब इसका जो ऑर्डर होना चाहिए वो 1-1 होना चाहिए। तो हमारे दिमाग में रेट को लेकर ये चीज आई। लेकिन फिर याद करो मैंने आपसे जो कहा था, भाई मान लीजिए आप ऐसी जगह रहते हैं जहां पर रहते हैं फिलहाल, यहां पर पानी की किल्लत नहीं है। अब दाल बना रहे हैं दोस्तों, अब दाल बना रहे हैं तो पानी की किल्लत तो है नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा? स्क्रीन ना गिर जाए भाई, एक मिनट। डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा? दाल की पानी? पानी तो एक्सेस में मौजूद है, तो पानी तो एक तरह से आपके प्रोडक्ट को अफेक्ट नहीं कर रहा है। पानी तो प्रचुर मात्रा में है, पानी तो इतना है, एक्सेस है भाई साहब। इफेक्ट कौन करेगा? दाल। भाई दाल कितनी मौजूद है आपके पास। ठीक वैसे ही अगर मैं इस चीज को समझता, मुझे दो लग रहे थे लेकिन इफेक्टिवली अगर देखूं तो रेट सिर्फ और सिर्फ हमारे एस्टर पे ही डिपेंड कर रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी फिर एक्सेस है। पानी अगर एक्सेस है तो उसका रेट पे कोई इंपैक्ट नहीं है। और आप क्या जानते हैं बच्चे, ऑर्डर में मैंने क्या बताया था? जिसकी कंसंट्रेशन चेंज होने से रिएक्टेंट की, जिस भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज होने से अगर रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई पंगा हो जाए, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई तब्दीली हो जाए, तो मेरे भाई वही रेट को इंपैक्ट कर रहा है, वही उसके हिसाब से ऑर्डर होगा। कहने की बात ये हुई, फिर दोबारा सुनो, अगर कोई रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन मैंने 3 गुना कर दी, 1 से 3 पे ले गया, और रेट ऑफ द रिएक्शन भी 3 गुना हो गई, तो इसका मतलब उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी बढ़ाएंगे रिएक्शन रेट भी उतनी ही बढ़ेगी। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट ऑर्डर हो गया 1। ये बात अपने जहन में, अपने दिमाग में बैठा लो। बिल्कुल आपके साथ बैठ के एक तरह से पढ़ा रहा हूं, कोई बोर्ड नहीं कुछ नहीं, आपके साथ बैठ के बता रहा हूं, कॉपी पे नोट कर रहे हैं दोनों लोग। ये भी तो आनंद है इस चीज का। तो जरा समझो, एक बार फिर समझो मैंने क्या बोला। सूडो ऑर्डर रिएक्शन, लगता यह है कि ऑर्डर कुछ और होगा, ऑर्डर लेकिन कुछ और निकल आता है। यहां पर ऑर्डर निकल लग रहा था मुझे कि भैया 2 हो जाएगा, ऑर्डर हो गया 1। तो अगर ऑर्डर हो गया 1 तो ये क्या है बेटा? सूडो ऑर्डर रिएक्शन। क्या है दोस्तों? सूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो भाई साहब और क्या कह सकते हो, सूडो ऑर्डर क्यों कह रहे हो? अरे भैया 2 लग रहे थे बट है तो 1, तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर। आनंद, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, लग रहे थे 2 है 1, सूडो ऑर्डर हो गया भैया। इस प्रकार की भी कुछ समस्याएं आपके सामने आती रहेंगी। ये क्या है? अरे चलो, तो ये आपका साथ समझ में आ गया आपको कैसे। तो मेरे बच्चे अब इसके आगे बढ़ते हैं, आपसे एक सवाल जरूर पूछते हैं। आपने इतने सारे ऑर्डर पे सवाल करे हैं, तो ऑर्डर पे और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, आइए जरा समझते हैं। आवाज आई थिंक सबको क्लियर होगी ही, कुछ माइक में डिसऑर्डर तो नहीं है? नहीं है। तो अब देखिए, क्वेश्चन एक छोटा सा लिख लीजिए, आनंद आएगा इसमें। आपसे मैंने कहा कि रेट कांस्टेंट दैट इज दिस ऑफ ए रिएक्शन इज 3 into 10⁻² per hour, व्हाट इज द ऑर्डर? अब ये सवाल देखिए, आप जितने बालक बेचैन हैं कि भाई साहब बोर्ड में किस तरह के सवाल आएंगे, कैसे परेशानियां होंगी, अरे ये सवाल बोर्ड से लिया है भाई, कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मत घबराओ, आनंद लो। क्या है?
पर यूनिट टाइम की यूनिट आ रही है। अब हमने यहां पर ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ऑर्डर निकालने के नाना भांति के तरीके हैं, ऑर्डर निकालने की बहुत सारी बातें बताऊंगा, लेकिन सिंपल तरीके से जो स्टेट बोर्ड वगैरह में पूछा जाता है उसमें तो भैया पर सेकंड दिख रहा है, तो आंसर हो गया फर्स्ट ऑर्डर। डिफरेंट ऑर्डर का के की यूनिट निकालना ऑलरेडी बता चुका हूं, डिफरेंट ऑर्डर का के की यूनिट निकालना ऑलरेडी बता चुका हूं, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है। एक बार वो लेक्चर देखना, आनंद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं। इस तरह के सवाल आए गए हैं, और भी देखो बोर्ड में कुछ इसी तरीके की चीजें पूछी गई हैं। हमने बहुत सारे क्वेश्चन लिख लिए, ठीक है, तो अब वो चीज कीजिए। अब देखिए एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, ये तो लिखवा ही दिया। अच्छा, अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है, ये भी ऑल इंडिया सेकेंडरी बोर्ड से उठाया हुआ सवाल। अब आप कहेंगे भाई साहब कितना डिफिकल्ट सवाल है सर, है ना। हम तो बोर्ड को लेके परेशान हैं क्योंकि डिफिकल्ट सवाल आते हैं। देखो जरा लेवल ऑफ डिफिकल्टी देखो, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन है 2NO प्लस 2H2, दोनों गैस में है, और ये देगा आपको बेटा क्या, N2 प्लस, अब वाटर तो देना ही देना है, बैलेंस करते रहो, ठीक है। द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन is first order with respect to H2 and बड़े ध्यान से second order with respect to हमारा NO। राइट डाउन द रेट लॉ। अब भाई राइट डाउन द रेट लॉ, अरे यार अब बचा क्या भाई साहब, कहता है विद रिस्पेक्ट टू H2 तो 1 है और विद रिस्पेक्ट टू NO सेकंड है, तो इसका आंसर तो बहुत तूफानी हो गया ना। इस पे कितना था बेटा, सेकंड। बस अब देखिए ये चीज लिखने में बोर्ड में सवाल आया हुआ है, इसको लिखना है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है गुरु ना। देखें हमारा व्यू तो सही चल रहा है ना, हाँ सही चल रहा है। तो अब आप देखिए, मुझे बताइए क्या मुश्किल थी इन सवालों में, आसान थे। खाली रेट लॉ को समझने के लिए ये चीज जरूरी ध्यान रखना, विद रिस्पेक्ट टू जो ऑर्डर देख रहे हो उसको ध्यान रखना। एक मैंने टेबुलर क्वेश्चन कराया था, एक की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट रखी थी, दूसरे का इंपैक्ट मैंने आपको उसमें दिखाया था, और रेट पे वही इंपैक्ट था, और आपसे एक सवाल पूछा था। किसी भी केस में मैंने देखा कुछ एक बच्चों ने जवाब दिया, सबने नहीं, कि भाई किस केस में ऐसा आपने 11th में पढ़ा था कि एक के आपने कंसेंट्रेशन या मास को कांस्टेंट रखा है, दूसरे का इंपैक्ट देखा है, डाल्टन्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। वहां कॉम्बिनेशन थी दो चीजों की, एक का मास कांस्टेंट किया था, दूसरे के मास को हमने सिंपल होल नंबर रेशियो में देखा था, है ना। यहां पर हम दो रिएक्टेंट में से एक का कंसेंट्रेशन कांस्टेंट करते हैं ये देखने के लिए कि दूसरा वाला क्या इंपैक्ट कर रहा है, और उसी के इंपैक्ट को उसको ऑर्डर कहते हैं। जैसे यहां पर H2 के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर है, इसका मतलब क्या है ध्यान से समझना। यानी अगर मैं H2 की कंसेंट्रेशन डबल कर दूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगी। इसका मतलब हुआ, ऑर्डर का जो मतलब है, तो इसका मतलब हुआ दैट इफ वी डबल्स द कंसेंट्रेशन ऑफ H2 तो रेट विल ऑल्सो गेट डबल। और अगर ये चीज मैंने NO के साथ कर दी, वहां पर धुएं निकल जाएंगे, उसके हिसाब से सेकेंड ऑर्डर है। यानी अगर मैंने NO की कंसेंट्रेशन डबल करी तो मेरे भाई रेट 4 टाइम हो जानी, कोई दिक्कत तो नहीं, आसान है मुद्दा, मुश्किल तो है ही नहीं भाई। मैं बार बार कहता हूं मुश्किल कहां है, ये चीजें आसान हैं, मुश्किल नहीं है। दुखी होते हैं हम, मुश्किल बनाते हैं हम, परेशान होते हैं हम। अगला टॉपिक आज का लेते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर देख लिया,
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इसके साथ साथ सिर्फ इन्हीं की नहीं, हम सभी समझा देंगे कि भैया और सब मेरे ये क्या हो जाता है। तो हम सभी समझा देंगे प्लॉट के हिसाब से, मतलब ग्राफ के हिसाब से कैसा कैसा आना है। तो हेडिंग लगा लो बेटा, आज की ग्राफ कैसे कैसे आपने देखने हैं। लगा लो, प्लॉट्स फॉर रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर। अब पहले लेते हैं कंसंट्रेशन विद टाइम, है ना। यहां ले लो बेटा कंसंट्रेशन, यहां ले लो बेटा टाइम। अब जीरो ऑर्डर के लिए ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की है बाबू, ये मत कह देना कि प्रोडक्ट की लिख दी सन ने। वैसे भी रेट लो तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की ही बात कर रहा है, तो कंसंट्रेशन ए बना देता हूं, कई बच्चे पहले बेहोश हो जाएं। अब ये देखो जरा आनंद, अरे ये क्या हुआ सर? अरे भैया जब रिएक्शन शुरू हुई थी, अब मम्मी लाई थी भैया 5 किलो आलू और उन्होंने बनाना शुरू करा सब्जी। तो जब सब्जी अभी बननी शुरू हुई है तो अभी तो 5 किलो आलू अवेलेबल थे ना, और ग्रेजुअली सब्जी बनती जाएगी, आज बन गई, कल बन गई, परसों बन गई, तो वो जो 5 किलो आलू में कम होते जाएंगे ना। कोई जादू तो है नहीं कि वो आलू कम ही नहीं हो रहे हैं, मम्मी बनाए चले जा रही हैं, आलू खत्म ही नहीं हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। तो वो जो आलू कम होते चले जा रहे हैं, वही रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, लीनियरली जीरो ऑर्डर हो जाएगी। सर जीरो ऑर्डर से कम क्यों हो रही है? जीरो ऑर्डर का इम्पैक्ट तो नहीं होता। अमा चाचा टाइम के साथ कंसंट्रेशन का ग्राफ बना रहे हो, ये तो बोल ही नहीं रहे ना कि इम्पैक्ट रेट पे क्या है, रेट का थोड़ी बना रहे हो, ये तो कंसंट्रेशन और टाइम का। यही लग जाते हैं बच्चे, कब पैरेलल लाइन आएगी, कब गिरा दी सर जी, ये तो नेगेटिव में चले गए आप। अरे वो कुछ नहीं है, अरे सिंपल कॉमन सेंस है। और अगर यही मैं फर्स्ट ऑर्डर का ही बनाऊंगा तो भी तो यही आएगा भाई, इसमें रोने वाली क्या बात है। ये टाइम है और फर्स्ट ऑर्डर में लॉग ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है, बस इतना फर्क है। जीरो ऑर्डर में और फर्स्ट ऑर्डर में ये फर्क है, यहाँ डायरेक्ट कंसंट्रेशन ले लेते हो, यहाँ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन। सर ये लॉग आ गए फिर से, हम तो पहले ही समस्या में थे कि लॉग कैसे निकालेंगे। अरे दुखी मत हो भाई, मैंने पहले भी कहा, उसी चीज को ध्यान रखो, ठीक है। लॉग टेबल के ऊपर भी जब स्मार्ट बोर्ड की अभी इस हफ्ते में जैसे क्लास लेके आता हूँ तो देखता हूँ स्मार्ट बोर्ड पे, क्योंकि लॉग टेबल फिर स्मार्ट बोर्ड पे दिखा के वहां निकालना सिखा देंगे, टेंशन ना लो। तो लॉग ए आ गई, अब ये लॉग ए भी लगातार, ये सर यहां भी गिर रहा है, हाँ अरे तो गिरेगा ही, फिर वही चीज। अब मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं तो यहां पर भी कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में गिर रहा है, 1/a कर दूंगा तो बढ़ेगा। हाँ 1/a क्यों? अरे भैया वो डिक्रीज हो गया ना, अगर ए गिर रहा है तो 1/a तो बढ़ेगा। जो सीढ़ी नीचे लेके जा रही है ऊपर आते हुए तो आपको ऊपर ही लेकर आएगी, तो उल्टा प्रोसेस तो हो ही जाएगा। घबराते क्यों? सिंपल जरा सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, देखो। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर हो गया, जीरो और फर्स्ट की बात ही कर रहे हो। सर चलो कंसंट्रेशन तो आपने बता दी, रेट से बताओ आप। अच्छा जी रेट का प्लॉट बना लेते हैं, घबरा क्यों रहे हो, ये लो रेट का प्लॉट है, ये रेट हो गई भैया, और ये कंसंट्रेशन। अब रेट और कंसंट्रेशन का मुद्दा देखते हैं। अब आ जाओ भाई साहब जीरो ऑर्डर, ओए होए जीरो ऑर्डर, हाँ तो फर्क ही नहीं पड़ेगा रेट को, भाड़ में जाने दे कंसंट्रेशन, पैरेलल लाइन है ये। जो मर्जी कंसंट्रेशन लिया तू भाई, तू ए को डबल कर ले रेट वही, ए को 4 गुना कर ले रेट वही, ए को 40 गुना कर ले रेट वही। तो ये क्या है? जीरो ऑर्डर, फर्क ही नहीं पड़ता। तू जो मर्जी पढ़ा ले, तू जितना मर्जी कह दे कि फोकस करना है, फर्क ही नहीं पड़ता। तो अगर आप जीरो ऑर्डर हैं और आप पर मेरी इस पढ़ाने का और कंसंट्रेशन का इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, तो समझ जाओ भाई, खामा खोलरॉश लॉ लगाना पड़ जाएगा मुझे। अब फर्स्ट ऑर्डर लेके देख लो, फर्स्ट ऑर्डर की रेट है, कंसंट्रेशन है, यहां पर लीनियरली बढ़ा, जैसे जैसे आप देख रहे हैं कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे आप,
वैसे वैसे फर्स्ट ऑर्डर की रेट बढ़ती चली जाएगी। तो ये फर्स्ट ऑर्डर, ज्यादा ज्ञान ना लगाते हुए सीधा सीधा ये जीरो ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर, कंसंट्रेशन और टाइम, रेट और कंसंट्रेशन, ये है मेरे भाई सिंपल कॉन्सेप्ट। सादा जीवन उच्च विचार, कोई दिक्कत ही नहीं, ज्यादा सोचना ही नहीं, ज्यादा परेशान ही नहीं होना। ज्यादा परेशान होंगे, ज्यादा सोचेंगे प्लॉट को लेके, अरे भैया क्या कहानियां हैं, प्लॉट अगर देगा वो काइनेटिक्स से तो अरीनियस का देगा, ये भी ध्यान रखना। फिक्स है यार चीजें कि ये इससे देगा, कोई टेंशन नहीं है। चलिए अब आ जाएं अगला टॉपिक आज का। ये हमने ग्राफ बना लिया। अगला टॉपिक आज का क्या है? एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। आ जाओ। तो अभी तक समझ में आ गया। पहला टॉपिक था सूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या होती है, हमने बता दिया, जिसके अंदर लगता क्या है कि भैया ये ऑर्डर कुछ और है और कुछ और निकलता है। सबसे बढ़िया आपके सिलेबस में क्या है बेटा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। लगते कुछ और ऑर्डर के थे बट होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर, तो वो क्या हो गया, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। उसके बाद हमने ये देखा, बड़े आसानी से देखा कि गुरु किस तरीके से हम कंसंट्रेशन और टाइम और रेट और कंसंट्रेशन के प्लॉट करेंगे, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर। जो बालक अभी भी दुविधा में है तो बोर्ड के लिहाज से वैसे भी समाप्त कर दिए गए हैं आपके सेकंड थर्ड ऑर्डर। एनसीईआरटी में जीरो फर्स्ट ऑर्डर ही है और कंपटीशन में भी फर्स्ट ऑर्डर ही बेस रहता है, क्योंकि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में वही चीज रहती है, टेंशन नहीं है। तो आइए अब हेडिंग लगा लीजिए, एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग के। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स of calculating K for different first order reaction नंबर 1। अब देखो बेटा कौन कौन से मेथड आप यूज कर सकते हो। पहला वॉल्यूमेट्रिक मेथड। सर ये वॉल्यूमेट्रिक मेथड क्या है? अरे नाम ही है, वॉल्यूम की मेट्रिक करोगे, यानी वॉल्यूम में आए हुए चेंजेस को देखोगे विद रिस्पेक्ट टू। अब या तो टाइट्रेशन करा लो, H2O2 वाले केस में टाइट्रेशन करा लेना, N2O5 या किसी और जैसे अमोनियम नाइट्रेट वाले केस में वहां पर वॉल्यूम चेंज को देखते रहेंगे डायरेक्टली। और क्या हो सकता है, हाँ एस्टर हो सकता है टाइट्रेशन वाला, उसको भी देख सकते हो, बता देते हैं। दूसरा है ऑप्टिकल रोटेशन मेथड। ये मैंने क्लास में पहले भी समझाया था कि ऑप्टिकल रोटेशन यानी कि सुक्रोज की बात हो रही है, और सुक्रोज जब पानी में डाला जाता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। सुक्रोज खुद क्या है, सुक्रोज खुद डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और फ्रक्टोज और ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज डेक्स्ट्रो है बट फ्रक्टोज लीवो है। अब सारी समस्या इसी के दायरे में घूमती है, एंगल लगातार डिक्रीज होता है क्योंकि एक्चुअली में फ्रक्टोज प्रोमिनेंट है, वो बाजी लेके चला जाता है, बताया था ना सारा। अब उन पे आ जाएंगे। तो पहला आप देखते हैं सॉरी, पहला आप देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक मेथड। दरअसल वीडियो की रिकॉर्डिंग और लाइव क्लास का एक बड़ा डिफरेंस है। वहां चाय मंगा सकते हो गुरु, मंगा तो यहां भी सकते हो, लेकिन रिकॉर्डिंग के दौरान तो फिर अलग ही हो जाता है माहौल। चलिए अब ऑप्टिकल वॉल्यूमेट्रिक मेथड हो गया, दूसरा हो गया बेटा ऑप्टिकल रोटेशन मेथड, बता रहा था ना आपको मैं। तो तीसरा आपका आ जाएगा प्रेशर चेंज मेथड। तो वन बाय वन सीखेंगे और सबसे पहले उठाएंगे वॉल्यूमेट्रिक मेथड। ठीक है भाई। अब बच्चों हेडिंग लगा लो डिकम्पोजिशन, साथ साथ लिखते चलो अभी हो जाएगा। डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड।
अब ये क्या है भाई, N2O5 है, डिकम्पोज कर रहे हो तो हीट वीट दोगे ही, पहला स्टेप ये। दूसरे स्टेप में 2NO, ओवरऑल रिएक्शन क्या बन गई? सर ये 2 स्टेप क्यों हो गए? अमा गुरु क्या समझाया था कि मल्टी स्टेप प्रोसेस होते हैं, रिएक्शन जो है वो एक ही स्टेप में नहीं हो सकती है, बहुत ही एलिमेंट्री बेसिक रिएक्शन है, हो जाएगी, बट मजेदार रिएक्शन तो कॉम्प्लेक्स स्टेप में ही रहती है। हल्के फुले बोर्ड के एग्जाम पास करने हैं, हाँ ये सिंगल स्टेप है, अरे भाई 5-10 साल के पेपर को आराम से करो, काम हो गया। इसको रिलेट करना कंपटीशन से, ये आनंद है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक के ऊपर एक जमता है। चलते चलो बच्चों, देखो हम अभी तक फिजिकल क्लासरूम सेटअप में सालाना भाई 4-5 बैच ले लिए तो 400-500 बच्चे हो गए, अब उनसे हमारा इंटरेक्शन चल रहा है, चलिए बढ़िया, उन लोगों को समझा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अब ऑनलाइन के जरिए आप सब तक पहुंच रही है ये बात। अनफॉर्चुनेटली अभी भी इस मौके को सिर्फ इसी पे गवा दें कि सिर्फ सीबीएसई के या बोर्ड के आंसर रटवा दीजिए, मैं नंबर लिया हूं, तो बहुत नाइंसाफी होगी यार। नंबर तो पूरे आएंगे, आंसर लिखवा रहे हैं समझा। अब ये टॉपिक देखो, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड में बन जाता है, बट इस तरीके से एलेबोरेट करके एनसीईआरटी में नहीं समझाया गया है, तो क्या छोड़ दूं इसको, कह दूं खाली फॉर्मूला जो वी इन्फिनिटी और वीटी का है वो लिख ले और काम कर ले? अंतरात्मा गवाही नहीं देती, हम तो चलो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला चल भाई, ट्रिक ले ले, फॉर्मूले से कर ले, और कॉन्सेप्ट मत समझ, जिंदगी को पनौती लगा दे। ऐसी नहीं होती ना। देखो अब देखो कितना मजेदार है, कोई रिएक्शन हो रही है कॉम्प्लेक्स 2 स्टेप में हो रही है। अब इसको जरा पूरा रिएक्शन लिखो, पूरा लिखने में तो ये N2O5, अब ओवरऑल रिएक्शन तो इलेक्ट्रो से लिखना भी आता ही है, ये तो ये कट ही गया, और ये 2NO2 प्लस हाफ O2, तो बेटा बाकी तो गैसेस से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रोसेस को इनर्ट सॉल्वेंट में करो, उससे क्या होगा, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये निकल जाएगा। अब ऑक्सीजन जो निकला है, जो कलेक्ट किया है आप, उसके वॉल्यूम को देखते जाएं। जितना ज्यादा ये डिकम्पोज करेगा उतना ही तो O2 निकलेगा। ध्यान दीजिए, जितना ज्यादा N2O5 डिकम्पोज कर रहा है उतना ही तो O2 निकल रहा है। जितने ज्यादा आलू कट रहे हैं उतनी ही ज्यादा तो सब्जी बन रही है, सिंपल बात है। लिख लेते हैं इस बात को, पहला पॉइंट तो लिख लेते हैं, decomposition of N2O5 will be, हाथ फिर तेज हो गया था अचानक, राइटिंग संभालने के लिए रोक रहा हूं, परफॉर्म्ड इन inert solvent like CCl4 so that NO2 will remains in this solution। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, देखिए जरा सब सही आया है। डिकम्पोजिशन साफ लिखा है, ऑफ N2O5 विल बी परफॉर्म्ड इन इनर्ट सॉल्वेंट, बिल्कुल सही है जी, साफ है, पढ़ा जा रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगला, ऑक्सीजन को क्या करेंगे? ऑक्सीजन रिलीज्ड will be collected and measured, इकट्ठा कर लेंगे और मेजरमेंट कर लेंगे, कोई दिक्कत। अब मैंने जो बोला था
ऑक्सीजन जहां पर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो निकल रहा है वो N2O5 के डिकम्पोजिशन के की वजह से ही तो आ रहा है। तो इस लाइन को लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पिंक कलर से लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन collected at any time will be proportional to amount of N2O5 डिकम्पोज। देखो भैया, जितना ये डिकम्पोज होगा उतना ही ये बन रहा है, प्रोपोर्शनल है। सर अभी कुछ घटना समझ नहीं आई। अमा गुरु, N2O5, अरे इसको जरा दूसरे पेज पे ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। N2O5 जब ब्रेक हुआ है 2NO2 प्लस हाफ O2 में, तो T इज इक्वल टू 0 पे भैया ये तो कंप्लीट था, ये 0 थे, ये 0 थे, और T इज इक्वल टू T पे C माइनस सी अल्फा, 2C अल्फा, हाफ C अल्फा हो गए। आपने इसको तो कांस्टेंट ही रखा हुआ है, उसके अंदर समा रखा है, इसी की बात कर रहे हो, तो ये तो इस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ही ना। तो ये कितना बनता है, ये कितना डिकम्पोज होता है, उसी पे है ना, वही तो मैंने यहाँ लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कलेक्टेड एट एनी टाइम इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ N2O5 डिकम्पोज। जितना वो डिकम्पोज होगा उतना ही O2 हमारा उस दौरान बना हुआ मिलेगा। कोई परेशानी? चलो सर, बढ़िया बात है। अब अगर मान लीजिए इन्फिनिटी टाइम का मतलब होता है जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो अगर रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो ये सारा का सारा तब्दील हो जाएगा इन दोनों में, हाँ या ना? तो उस समय का जो इसका वॉल्यूम होगा वो प्रोपोर्शनल होगा इसके इनिशियल वॉल्यूम के। 100 रुपए लेके चले थे, 100 के 100 समोसे वाले को दे दिए थे, तो जो पहले 100 रुपए हमारे पास थे अब वो समोसे वाले के पास है। रिएक्शन शुरू हुई थी, सारा मास कन्वर्ट हो गया जी इनमें। तो जो अगर देखा जाए जो जितना N2O5 का इनिशियल अमाउंट था वो प्रोपोर्शनल हो गया जितना O2 एट इंफिनिटी निकल रहा है। लिख लो भैया, इसको यहीं लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन collected at time is equal to infinity is directly proportional to initial amount of N2O5. अब मैं 2 मिनट रुका, फिर से सुनेंगे, बड़ा आनंद आएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, रिएक्शन आरंभ हुई, एक रिएक्टेंट था, उसने प्रोडक्ट दिया, प्रोडक्ट के माध्यम से रिएक्टेंट देख रहे हैं आप, रिजल्ट के माध्यम से कितनी पढ़ाई करी ये देख रहे हैं हम, टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, कितना टाइम डिवोट करा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आनंद क्या है, ऑक्सीजन कितना निकला एट एनी टाइम, ये उस टाइम पे N2O5 कितना डिकम्पोज हुआ उसी के तो बराबर है, हाँ या ना? और एट इंफिनिटी वहां तो आनंद ही आ गया, पूरा N2O5 कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, और जब पूरा N2O5 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया मेरे बच्चे, तो जो O2 का उस समय वॉल्यूम कलेक्ट हुआ है वो N2O5 के इनिशियल अमाउंट के प्रोपोर्शनल हो गया। आनंद आया? सिंपल बिल्कुल। अब इसका मतलब मैं क्या कर दूं, इन दोनों लाइनों को जरा ध्यान से समझता हूं। जितना ब्रेक हुआ उसी पे जा रहा है। हम काइनेटिक्स में कैसे लिखेंगे इस चीज को, आनंद लेंगे इसका भी। T इज इक्वल टू 0 पे ये हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन थी, ये हमारा 0 तो ये हमारा 0। T इज इक्वल टू T पर A में से X हिस्सा उड़ गया ये बना 2X, ये बना हाफ X। तो अब जो वॉल्यूम
हमारा O2 का था एट एनी टाइम t, ये जितना टूटा उस पर डिपेंड कर रहा है। आहा आनंद, हमारा जो ऑक्सीजन है उसका वॉल्यूम कितना बनेगा ये उसी बात पे डिपेंड करेगा, कितना टूटेगा। किसी भी टेस्ट में आपके कितने नंबर आएंगे ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने अपने अवेलेबल टाइम में से कितना टाइम उस टॉपिक के लिए तोड़ा था, कितना टाइम डिकम्पोज किया था, है ना हलवा बात। इसे कहते हैं उसके अंदर डूब के पढ़ना। आनंद है बिल्कुल भाई साहब। तो ये वीटी जो है वो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। चलो सर बढ़िया है। और इन्फिनिटी पे क्या हुआ था? जो ऑक्सीजन का वॉल्यूम था वो इनिशियल अमाउंट, तो जो वी इन्फिनिटी होगा, अरे इन्फिनिटी बनू ना भाई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए के इनिशियल कंसंट्रेशन। अब क्या है? कुछ नहीं, अब तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेट फॉर्म लिया हो। सो नाउ according to the integrated form of the first order reaction, K is equal to 2.303 upon lambda, upon T log A1 by A2 करते हो, where A2 is what? A1 minus X। यहां के हिसाब से A1 क्या है? V इंफिनिटी के प्रोपोर्शनल। X क्या है? VT। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया? V इंफिनिटी अपॉन V इंफिनिटी माइनस VT। देख लो भाई, आनंद ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सोच लो क्या हुआ। मैंने सिंपल तरीके से एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखी गैस की, उसमें से मैंने एक गैस को चेंज नहीं रखा, उसको मैंने कांस्टेंट रखा, यानी ऐसा रखा कि इनर्ट मीडियम जिसके अंदर वो आराम से समा जाए। अब वो तो वहीं समा गई। अब O2 को हमने कलेक्ट कर लिया। देखो दोनों के साथ चलते तो डिफिकल्टी बढ़ जाती है ना, हम हमेशा एक के साथ चलने की कोशिश करते। अब N2O5 ब्रेक कर रहा था ऐसे। अब जितना जितना डिकम्पोज होगा O2 उतना ही तो बनेगा। तो मैंने इसी कॉन्सेप्ट को इस लाइन में लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कलेक्टेड एट एनी टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ N2O5 डिकम्पोज। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो इन्फिनिटी पे है वो इनिशियल अमाउंट के बराबर हो गया। इसको इस तरह भी समझ लिया था हमने, फिर फर्स्ट ऑर्डर में लगाया तो हमें मिल गया। आसान है बच्चे, तो इस चीज को लगा सकते हो। अगर ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है N2O5 वाला तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा लेना। अब इसके बाद चलते हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, उसको भी देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक मेथड से। इस रिएक्शन का के निकालना है एक्सपेरिमेंटली। देखो थ्योरेटिकली आप के निकालने चले जा रहे हो, एक्सपेरिमेंटली निकालो। 2-3 एक्सपेरिमेंट करेंगे, उनसे के की वैल्यू लेंगे, और के की वैल्यू लेने के बाद के की वैल्यू दिख जाएगी है ना, उसके बाद उनकी एवरेज कर लेंगे, है ना, तो एग्जैक्ट के आ जाएगा। अब डिकम्पोजिशन ऑफ, हमने हाइड्रोलिसिस बेसिकली एस्टर की बात कर ली। अब आइए यहां क्या करेंगे भाई, आपको ये पता है CH3 CO C2H5 में पानी डालते हैं,
डन है। अब ये जो एसिड बन रहा है, एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड कैन बी टाइट्रेटेड अगेंस्ट अपना NaOH, कोई दिक्कत नहीं। भाई स्टैंडर्ड अल्कली कहते हो ना टाइट्रेशन के अंदर, सर टाइट्रेशन क्यों कर रहे हैं? अरे भैया अमाउंट निकाल रहे हो ना भाई। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एक बार फिर समझो। अरे हो जाए पीछे भैया, काहे इतना परेशान हो रहा है। हम निकालना क्या चाह रहे हैं? एक्सपेरिमेंटल मेथड है कैलकुलेट के लिए, के निकालना है। अब जस्ट अब अगर के निकालना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, हमें के निकालने की बात करनी है। डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल मेथड है। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो चेंज आएगा, तो उस चेंज को आप ऑब्जर्व करेंगे। कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे के? उसके लिए आपको इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन चाहिए। मुद्दा क्लियर हुआ? अभी उस गैस वाले के अंदर हमने वॉल्यूम चेंज से निकालने की कोशिश करी, बट इफेक्टिवली हम कर क्या रहे हैं? इफेक्टिवली हम कर तो वही रहे हैं, चेंज इन वॉल्यूम की बात चल रही है अमाउंट निकालने के लिए। चाहिए तो इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन ही, बहुत सिंपल है। तो यहां पर वही चाहिए, तो स्टैंडर्ड अल्कली से पहले टाइट्रेट कर लो। अब टाइट्रेट करोगे, बेटा यहां पर एक गेम और देखना, अभी मैंने बताया भी था ना, एक एसिडिक कैटालिस्ट डाला जाता है। पानी के साथ तो आप कर रहे हैं, बट एसिड कैटालिस्ट चाहिए। तो अब देखते चलो ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ NaOH used at initial state और इनिशियली कह दो, यहां पर इसको V0 कह दिया। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस किस के? कैटालिस्ट। क्यों भैया? अरे अभी तो ये बनाई नहीं ना, रिएक्शन शुरू हो रही है ना इनिशियली, तो खाली कैटालिस्ट। अब एट एनी टाइम t, यहां पर क्या हुआ देखो जरा। अब यहां पर दोनों के बराबर है, चलिए ये हमारा VT हो गया। अब एट इंफिनिटी क्या होगा? सब ये क्यों कर रहे हो? अभी देखते हैं ना बेटा, एट इंफिनिटी टोटल CH3COH प्लस कैटालिस्ट। तो ये इंफिनिटी हो गया। अब देखो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी होगी? ये टोटल ये है प्लस कैटालिस्ट है, ये खाली कैटालिस्ट था। इनिशियल हो गई V इंफिनिटी माइनस V0। बड़ा आसान है भाई, इनिशियली तो खाली कैटालिस्ट ही था, तो इनिशियल वॉल्यूम जो NaOH का लगा वो उसी के साथ टाइट्रेट कर पाएगा जो सिर्फ H+ का वॉल्यूम था इनिशियली।
जब मेरा अभी एस्टरिफिकेशन शुरू नहीं हुआ। जब एस्टरिफिकेशन शुरू हो गया तो VT कितना वॉल्यूम NaOH का लगेगा, जितना एसिड बना है, यानी जितना डिकम्पोज हो गया है एस्टर, मतलब बेसिक टर्म में कहूं तो जितना हाइड्रोलाइज्ड हो गया है एस्टर, उतना ही हमारा एसिड बना है। तो बचा हुआ कितना होगा बेटा, V इंफिनिटी माइनस VT, है ना, यस और नो। तो लेफ्ट आउट कंसेंट्रेशन क्या है, दोबारा समझो, परेशान मत होना, थोड़ा सा लेवल मैंने बढ़ाया है बस, बट इसलिए बढ़ाया है भाई कि एनसीईआरटी का भी काम हो जाएगा, जेई का भी काम हो जाएगा। प्लीज मुझे लिंक पढ़ाने तो आनंद आता है मुझे उसमें। तो ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है, एसिडिक एसिड प्रोड्यूस जो हुआ है गुरु, यहां पर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का के निकाल रहा है एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाल रहे हैं, ध्यान रखना। थ्योरेटिकली तो बोल दिया इनिशियल कंसंट्रेशन और लेफ्ट आउट कंसंट्रेशन, निकालोगे कैसे भैया, कैसे पता लगा ये इनिशियल है ये फाइनल है। आइए, तो ये CH3CO C2H5 है, H2O में डाला है, H प्लस एक कैटलिस्ट यूज किया जाता है और उसके बाद यहां पर एक एसिड बनता है और अल्कोहल बनता है। बहुत ही सीधा सिंपल सा गणित है। अब क्या हो रहा है, एसिडिक एसिड जो बन रहा है उसको टाइट्रेट करेंगे, किसके अगेंस्ट करेंगे टाइट्रेट, उसको टाइट्रेट करेंगे NaOH के अगेंस्ट, क्योंकि वो तो एसिड है, स्टैंडर्ड अल्कली हमारा NaOH है। हमने किया, वॉल्यूम ऑफ NaOH जो यूज्ड हुआ है वो इनिशियली वो किसके बराबर होगा भैया, अरे पहले तो कैटलिस्ट ही था ना अभी एसिडिक एसिड तो नहीं बना था, तो वो उतना ही रिएक्ट करेगा जितना इनिशियली आपका कैटलिस्ट था। एट टाइम t CH3COH और कैटलिस्ट, और एट इंफिनिटी टोटल CH3COH प्लस कैटलिस्ट। तो आपको अगर इनिशियल कंसंट्रेशन निकालनी है एस्टर की तो V इंफिनिटी माइनस V नॉट कर दो, क्योंकि V नॉट किस पे डिपेंड कर रहा था, सिर्फ कैटलिस्ट, और V इंफिनिटी किस पे जा रहा है, कैटलिस्ट प्लस CH3COH का टोटल। अरे भाई साहब, तो इसको माइनस कर दिया मैंने, इनिशियल कंसंट्रेशन आ गई, लेफ्ट आउट क्या होगी, V इंफिनिटी माइनस VT। अब देखो रेट इक्वेशन लगा दो, उसके हिसाब से K क्या होगा। अब रेट इक्वेशन लगा रहे हैं, देख लो। तो रेट, अगर आप ये मान लेते हो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हम रेट की इक्वेशन लगाते हैं फर्स्ट ऑर्डर की, तो वो क्या है, अभी तो बताई थी, अगर भूल जा रहे हो तो बत्ती लगा दी जाएगी। इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन हुई, लिख दो भाई साहब, फिर से एक बार, बच्चे फिर कहेंगे कि सर यहां तो बत्ती लग गई, समझ नहीं आया। लेवल बढ़ाओ गुरु, दुनिया बहुत टफ है। इनिशियल क्या आ जाएगा, फाइनल क्या आ जाएगा, चलिए बहुत ही बढ़िया, उम्दा चीज, बिल्कुल समझ में आ गई बात। इस तरह से एक्सपेरिमेंटली हमने वॉल्यूमेट्रिक मेथड के हिसाब से गैस वाला भी देख लिया और हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर भी देख लिया, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये भी लेंगे, बट पहले जरा सवाल ले लें। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर वॉज मेजर्ड बाय टाइट्रेटिंग इट्स सॉल्यूशन, क्योंकि अब बच्चे पूछेंगे सर क्वेश्चन कैसा आएगा, देखो ऐसा आएगा, with acidic KMnO4 following results were obtained। क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 at a particular temperature was measured by titrating its solution with acidic KMnO4 following results were obtained। ठीक है, show that the reaction is of first order। तीनों वैल्यू में K निकालो, सेम आता है, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। K कैसे निकालें, इनिशियल और फाइनल वैल्यू के हिसाब से निकाल लोगे। बट अब ये क्वेश्चन क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 के ऊपर है, तो आइए एक बार इसका भी रेट लॉ से करने की कोशिश करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट कैसे होगा। और देखो इन एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही क्वेश्चन आ रहा है, देख रहे हैं, तो हेडिंग लगा लो,
डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। भाई अब ये तो 11th क्लास से पता है 2H2O2 विल गिव यू 2H2O plus O2। क्लियर? स्ट्रेंथ कहते थे ना कितना, 10 वॉल है, 10 वॉल्यूम, ये कुछ कहते थे, याद है वो चीज? अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यहां पर लिया एसिडिफाइड KMnO4, टाइट्रेशन विद स्टैंडर्ड एसिडिफाइड KMnO4। अब कितना KMnO4 यूज हो रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, कितना H2O2 बच रहा है, वही है भाई। अगर मैं ध्यान से सोचूं, ग्रेजुअली कंसेंट्रेशन H2O2 की कम होती जाएगी। इसको भी देखो, ग्रेजुअली KMnO4 का वॉल्यूम कम होता जा रहा है। क्यों? अरे भाई H2O2 डिकम्पोज होता जा रहा है ना। KMnO4 किसके साथ टाइट्रेट करेगा? H2O2 के साथ। दोबारा सोचो, KMnO4 किसके साथ टाइट्रेट करेगा? H2O2 के साथ। जब H2O2 ही कम होता चला जाएगा तो भैया टाइट्रेशन के लिए वॉल्यूम भी तो कम होता जा रहा है, हाँ या ना? तो इनिशियली अगर बात करूं तो इनिशियल वॉल्यूम जो KMnO4 का यूज होगा वो इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ H2O2 के बराबर हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ KMnO4 used at 0 time will be directly proportional to initial concentration of H2O। डन है? और at any time t volume of KMnO4 used at any time t is directly proportional to remaining amount of H2O2। डन है? अब ये लगा दो बेटा, कुछ भी नहीं है, ये रिमेनिंग है। या तो बहुत ही आसान हो गया, ये वैसा है तो K निकालने के लिए 2.303 अपॉन T log V0 बाई VT। आ रहा है मजा? कोई दिक्कत थोड़ी है, इसमें है ही कुछ नहीं। अब क्या है भैया, अरे यार जितना बचता चला जाएगा उतने से ही तो रिएक्ट करेगा, तो वो दिखाते चले जाओ बस। अब आ जाओ सवाल पे। तो अब मान लीजिए ये 0 पे था तो ये V0 है। अब V0 तो मिल गया, अब ये बचा हुआ है तो पहले सेट से K निकालना पड़ेगा। यही निकालने क्या, K निकालते हैं 2.303 अपॉन टाइम कितना है बेटा इसका, इस वाले केस में 10 मिनट्स लॉग इनिशियल 22.8 अपॉन 13.8। सर लॉग की समस्या फिर आ गई, अरे भाई साहब फिर फंस गए। चलो बताते हैं, ये कट जाएगा यार, शीट पे नहीं आएगा, ये बाहर हो गया शीट से। एक मिनट, तो लेट मी डू इट अगेन, मैं पीछे ही कर लेता हूँ इसको, कोई जल्दीबाजी का मतलब नहीं। तो टेबल में अगर मैं देखूं ध्यान से, टेबल जो है पीछे क्वेश्चन में रहेगी, कोई नहीं। 10 मिनट के वक्त में लॉग V0 क्या था बेटा मेरे पास 22.8, अभी मैंने चेक किया, और VT क्या है ये तो निकाल लिया, ये मेरा K निकल जाएगा। अब एक साइड पे निकाल लिया, दूसरे साइड पे भी निकालो, इससे यहां तक जाने में V0 तो ही लेना है, VT हो गया, टाइम ये हो जाएगा। इनिशियल तो 22.8 ही है, ये 8.3 है,
अरे ऐसा सवाल नहीं है 4.17 कि 1 माइक्रोग्राम दे रखा है, हाँ या ना? तो इनिशियल तो फिक्स है ना, तो इनिशियल तो V0 ही रहेगी, तो V0 लगाते जाओ, क्या टेंशन है। दोनों में के निकाल लो, सेम आएगा, आप प्रूफ कर दोगे, फर्स्ट ऑर्डर हो गई। और लॉग की समस्या है, देखो बेटा मैंने कहा बोर्ड के साथ मैं आपको समझा पाऊंगा, अभी शायद अमन सर के पास बोर्ड है, तो अमन सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा अगर वो बता पाए, नहीं तो फिर मैं बोर्ड के साथ ही, क्योंकि लॉग टेबल पूरी सामने होगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर इस पर कोशिश करूंगा करने की, अगर नहीं हो पाया तो उस पर। बाकी निकालना आ गया सिंपल। अब करेंगे क्या, के कैसे निकालेंगे, के दोनों का सेम आ जाएगा, एवरेज के निकाल लो तो रेट कांस्टेंट आ गया, ठीक है ना। मैंने कहा था ना सारे एक्सपेरिमेंट में एवरेज कर लो। अगला सवाल भाई N2O5 वाला क्वेश्चन आ गया। अब इसमें ये क्या कर रहा है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका भैया, कोई दिक्कत नहीं है मुझे इसमें, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, खुद सॉल्व करेंगे, आंसर चेक करेंगे एनसीईआरटी से, मेरी तरफ से कोई लाग लपेट नहीं है। ये होमवर्क क्वेश्चन हो गया आपका, अगली क्लास इसी क्वेश्चन से शुरू करूंगा। आज जो पढ़ा है वो क्लियर है, थोड़ा सा टॉपिक मैंने बढ़ाया है इसमें आज, जो अपर लेवल पे गया है, बट टेंशन वाली बात नहीं है, आसानी से हो सकता है। तो शुरुआत करी सूडो ऑर्डर रिएक्शन के साथ, क्यों कहा सूडो फर्स्ट ऑर्डर, उसके बाद बात करी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो, उसमें सीधा सीधा प्लॉट बनाया, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं, कोई लाग लपेट नहीं। एक्सपेरिमेंटल मेथड शुरू करे थे, 3 करेंगे, पहला कर चुके वॉल्यूमेट्रिक, उसमें H2O2 की बात कर ली, एस्टर की बात कर ली, गैस की बात कर ली, कैसे करते हैं वो बता दिया, के एक्सपेरिमेंटली कैसे आएगा ये देख लिया। मेहनत करो, आई एम विद यू, आ रहा है बेटा ऑर्गेनिक भी, अब चिल्तो ना मचाना है, इसको सवाल करो भाई साहब, कोशिश करो समझने की, फिर से वही चीज़ फिजिकल क्लास में, तभी तो रिजल्ट अच्छा आता है, गुरुजी की बात मानते हैं वो जल्दी से। यहाँ पर भी रिजल्ट बहुत तगड़ा आएगा, गुरुजी की बात मानो, फॉलो करो भाई इस चीज़ को, क्या हो रहा है ये ग्रुप में भी देखता हूँ रोज की रोज ही ऑर्गेनिक आ रही है ना, क्या है इतनी जल्दी है, देख लेंगे ऑर्गेनिक कितनी मेहनत करोगे तुम लगातार, ठीक है। और रही बात टाइम की, और रही बात उसकी क्या नाम है डीपीपी के सॉल्यूशन की, है ना। अब पता नहीं, मैंने बात कर रहा हूँ अभी टीम से, आई होप आज आप सबको दिखना शुरू हो जाए वो लाइव, कुछ ना कुछ हो जाता है भाई, अब हम भी टेक्निकली देख रहे हैं चीज़, अब वीडियो डालना तो हम आराम से सीख रहे हैं कि वीडियो डायरेक्ट पहुंच जाता है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो चलिए अब आराम से करो बेटा इसको, अब हल्ला गुल्ला कोई नहीं, आराम से पढ़ लेना, पूरा ध्यान से समझना इसको, ये नहीं कि हमारा बोर्ड है जी हम तो नहीं पढ़ेंगे, हमारे बस की तो है नहीं, ये मत कर देना भाई साहब, फिर तो कुछ बस की नहीं रहेगा, क्योंकि बोर्ड में सवाल आए हुए देख लो डायरेक्टली, और अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पल्ले पड़ा तो उड़ा देगा वो, जहां उसका मन पड़ गया ना डिफिकल्ट बनाने का, 2-4 क्वेश्चन डालने का बोर्ड में, यहीं से लेगा वो, इसलिए करा रहा हूँ, तो दुखी मत हो जाना। चलो होमवर्क पूरा करना, कल डालना, मिलते हैं फिर आप लोगों से ब्रेक के बाद।